हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी अधिकार और कर्तव्य की। अब जो अधिकार और कर्तव्य, ये एक बात, और विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्य, ये एकदम दूसरी बात है। अधिकार ये तो लाभ का दावा है जो आप समाज के सामने ये रखते हैं, और समाज उसे मान्यता देता है। समाज मान्यता इसलिए देता है क्योंकि उसका समाज का स्वयं का लाभ उस दावे की पूर्ति में होता है, और आप दावा कर ही इसलिए रहे होते हैं क्योंकि आपका अपना लाभ भी उसमें होता है। तो अधिकार अलग बात है, लाभ का दावा ये कोई भी कर सकता है। समाज पर कर्तव्य या समाज के सदस्यों पर कर्तव्य ये रखे जा सकते हैं, लेकिन विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्य ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। लीगल राइट ये एकदम अलग की बात है। इसे हम लोगों ने देखा था, विभिन्न विद्वानों ने इसे परिभाषित किया था और विभिन्न ढंगों से इसकी परिभाषा आई थी। यानी कानून जब किसी व्यक्ति को क्षमता दे कि वो किसी को कुछ करने या न करने के लिए विवश कर सके, तो उस व्यक्ति को विधिक अधिकार संपन्न कहा जा सकता है। ऐसी बात निकल कर आई थी। यानी कानून आपको अधिकार देने के लिए चुने तभी आप विधिक अधिकार संपन्न हो सकते हैं। तो कानून आपको चुने ये जरूरी चीज है, तभी आप अधिकार के धारक या विधिक अधिकार के धारक ये हो सकते हैं। तो कानून आपको चुने, इसके लिए आप में क्या विशेषताएं ये होनी चाहिए। कानून आपको अगर विधिक अधिकार के धारक के रूप में स्वीकार करे, इसके लिए आप कौन सी क्षमताओं और कौन से गुणों से संपन्न हो, यह हमारे अध्ययन का विषय है। क्योंकि विधिक अधिकार सबको नहीं मिलेंगे, विधिक अधिकार कुछ व्यक्तियों को ही मिलेंगे, या यूं कहे तो बात ज्यादा ठीक रहेगी कि सारे विधिक अधिकार सारे लोगों को नहीं मिलेंगे। कुछ विशेष प्रकार के विधिक अधिकार ये विशेष प्रकार के व्यक्तियों को मिलेंगे, और कुछ थोड़े से विधिक अधिकार सबको मिलेंगे, और कुछ विधिक अधिकार ठीक है हो सकता है किसी को ना मिले। ठीक है, तो विधिक अधिकार धारक इस रूप में व्यक्ति की संकल्पना ये क्या है। और जब संकल्पनाओं पे हमने बात शुरू की थी, तो संकल्पना जिसे अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट ये कहा जाता है, तो हमने कहा था कि कॉन्सेप्ट इसका विकास ये कैसे होता है कि व्यक्ति जो भी संकल्पना का विकास कर रहा है वो आदमी एक विशेष वर्ग की वस्तुओं को देखता है, और उस विशेष वर्ग की वस्तुओं में जो विशेषताएं पाई जाती हैं उन विशेषताओं को एक जगह ठीक है सूत्रबद्ध ये कर देता है, और वे विशेषताएं उसके द्वारा जितनी क्लियरिटी के साथ सूत्रबद्ध की जाती हैं अनुभव करके, उसका संबंधित वस्तु का अध्ययन उतना ही अच्छा और बेहतर होता है। और यह कहा जाता है कि उसका कॉन्सेप्ट संबंधित वस्तु के बारे में उतना ही क्लियर है, और विशेषताओं को इस प्रकार सूत्रबद्ध करने के उपरांत वो क्या करता है, उस वर्ग की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें एक विशेष नाम से संबोधित करना शुरू कर देता है। और फिर आगे जो उस विषय के अध्ययन करने वाले लोग ये आते हैं, वे सिर्फ उस नाम को उच्चारित करते हैं, और नाम को उच्चारित करते ही वे विशेषताएं जो प्रारंभिक तौर पर किसी के द्वारा रिकॉग्नाइज करके सूत्रबद्ध की गई थी, वे विशेषताएं स्वयं उस व्यक्ति के मन में ठीक है उस व्यक्ति के मस्तिष्क में परावर्तित रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं,
और उसके मस्तिष्क में चित्र सा बन जाता है और चित्र के आधार पर वह उस वस्तु की विशेषताओं को समझ लेता है और यही संकल्पनाओं का विषय के अध्ययन में उपयोग है। ये सारी बात हम लोगों ने की थी। जैसे बच्चा कौन है, ये एक सवाल हो सकता है। तो बच्चा वो है, सामान्य तौर पर अगर बात की जाए बच्चा कौन है, तो आप आयु के हिसाब से बच्चे का आकलन ये कर देते हैं। आपको पूछा जाए युवा कौन, तो आप आयु के आधार पर उसका आकलन ये कर देते हैं, जबकि आयु सोल क्राइटेरियन नहीं हो सकता। बच्चे का स्वभाव ये जैसा है, ये स्वभाव जिस व्यक्ति का है वो भी बच्चा ही है। बच्चे के अध्ययन के दो क्राइटेरियन हो सकते हैं, ठीक है। बच्चे के अध्ययन के दो तरीके हो सकते हैं। एक बच्चे के अध्ययन का तरीका क्या है, मोटा मोटा अध्ययन। आपने देखा बच्चा क्या कद में छोटा होता है। बच्चा एक विशेष आयु वर्ग के लोगों को यह कहा जाता है। बच्चा उतने ढंग से चीजों पर सोच नहीं सकता जितने ढंग से आप सोच सकते हैं, लेकिन वो अपने हित के प्रति जागरूक नहीं होता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो उतना मैच्योर डिसीजन नहीं ले सकता विषयों के बारे में जितना मैच्योर डिसीजन आप ले सकते। तो बच्चे की कुछ स्वभावगत विशेषताएं हैं और बच्चे की कुछ प्रारूपिक विशेषताएं हैं। बच्चा उसे भी कहा जाएगा जो उन प्रारूपिक विशेषताओं को स्वयं में धारित कर रहा है, और बच्चा उसे भी कहा जाएगा जो बच्चे की स्वभावगत विशेषताओं को अपने में धारित कर रहा है। ठीक है। तो हमने आपसे शुरुआत में भी चर्चा की थी कि संकल्पनाओं के अध्ययन के यही दो तरीके हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस यहां भी इस्तेमाल हुए हैं। ये जो स्वभावगत विशेषताओं के अध्ययन के आधार पर संकल्पनाओं का विकास है, ये तरीका कौन सा है, स्कैंडिनेवियन। और जो प्रारूपिक अध्ययन करके संकल्पनाओं के अध्ययन का तरीका है, ये कौन सा तरीका है, एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक विचारधारा के लोग ये क्या करते हैं, प्रारूपिक अध्ययन करते हैं कि किसी भी संकल्पना का जो प्रारूप या किसी संकल्पना को किस प्रारूप के लोगों को या किस प्रारूप की वस्तुओं के संबंध में उस संकल्पना का नाम ये दिया गया है। किसी भी संकल्पना को जिस नाम से संबोधित किया गया है उस नाम से किस प्रारूप को अभिव्यक्त किया गया है। एक विश्लेषणात्मक अध्ययन जिन लोगों ने संकल्पनाओं का किया है वे इस ढंग से अध्ययन करते हैं। और दूसरा तत्वमीमांसी है, स्कैंडिनेवियन विचारधारा के जो लोग, वे स्वभावगत विशेषताएं इस आधार पर। तो जब हम लोग व्यक्ति की बात करते हैं तो संकल्पनाओं के अध्ययन का यही तरीका ये इस्तेमाल होगा कि व्यक्ति आखिर कौन है, क्योंकि व्यक्ति यही अधिकार और कर्तव्य का धारक ये हो सकता है। और कानून क्या है, कानून बंच ऑफ राइट्स या अधिकार और कर्तव्यों का पुंज है, बंडल है, ये कहा जा सकता है। कोई कानून हो, चाहे दांडिक हो, चाहे संविदा से संबंधित हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कोई लॉ हो, वो अंततः जो कुछ दे रहा है उसे अधिकार या कर्तव्य इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके अलावा कोई और श्रेणी नहीं है जिस श्रेणी में कानून के द्वारा जो कुछ दिया जा रहा है उसे रखा जा सके। यद्यपि अधिकारों के विभिन्न स्वरूप हम लोगों ने देखे थे। अधिकार अधिकार की सूरत में था, अधिकार विशेषाधिकार की सूरत में था, अधिकार शक्ति की सूरत में था, अधिकार उन्मुक्ति की सूरत में था। अधिकार के विभिन्न स्वरूप थे, लेकिन जो कुछ भी है अंततः कानून जो कुछ देता है वो अधिकार और कर्तव्य, इसके अलावा कानून कुछ नहीं देता। और अधिकार और कर्तव्य
इसका धारक यह होना ही चाहिए। अगर अधिकार और कर्तव्य का धारक नहीं है तो ऐसे अधिकार और कर्तव्य इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता और फिर संपूर्ण विधिक व्यवस्था यह निरर्थक हो जाएगी। क्योंकि अधिकार और कर्तव्य तो है, लेकिन उसका उपभोग करने वाला कोई व्यक्ति ये तो होना चाहिए। तो व्यक्ति जो अधिकार और कर्तव्य का धारक हो सकता है उसका अध्ययन ये विधिक संकल्पना के रूप में व्यक्ति का अध्ययन ये है। विधिक संकल्पना के रूप में व्यक्ति का अध्ययन उस व्यक्ति का अध्ययन है जो अधिकार और कर्तव्य का धारक हो सकता है। अब तरीके हम दोनों इस्तेमाल करेंगे क्योंकि संकल्पनाओं के अध्ययन के दो तरीके विकसित हुए हैं। तो संकल्पनाओं के प्रत्येक संकल्पना कोई भी हो उसके अध्ययन के दोनों तरीके हम इस्तेमाल करेंगे। पहला प्रारूपिक अध्ययन है, यानी व्यक्ति प्रारूप में, जो व्यक्ति प्रारूप में पैदा हुआ है वो अधिकार और कर्तव्य का धारक यह हो सकता है। दूसरा, वो व्यक्ति जो अधिकार और कर्तव्य को धारण करने की इच्छा रख रहा है ये विधिक रूप से व्यक्ति के रूप में यह स्वीकारा जा सकता है। ये दो तरीके हो सकते हैं जिससे हम विधिक व्यक्तित्व या विधिक व्यक्ति इस संकल्पना का अध्ययन शुरू करें। कोई भी चीज हो जब उसका अध्ययन शुरू होता है तो बड़ा मोटा मोटा ऐसे शुरू होता है। तो हिस्टोरिकली जब हम व्यक्ति जो विधिक अधिकार और कर्तव्य का धारक हो सकता है उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो बात शब्द व्युत्पत्ति इससे शुरू होती है कि व्यक्ति इसके लिए जो शब्द प्रयोग हो रहा है वो शब्द जहां से आ रहा है तो वो शब्द क्या अभिव्यक्त कर रहा है इसे सबसे पहले देखा जाएगा। क्योंकि बात जब शुरू होती है तो बड़ी मोटी मोटी ऐसे ही शुरू होती है। हिस्टोरिकली जब हम देखेंगे चीजों को तो हिस्टोरिकली हम ये पाएंगे कि व्यक्ति को अंग्रेजी में पर्सन ये कहा गया और पर्सन ये शब्द जहां से, ये पर्सन शब्द किसका है? लैटिन भाषा का, ग्रीक, ठीक है, भाषा में इससे मिलता जुलता शब्द प्रोसोपोन ये, ठीक है, उपयोग में आया है। अब देखना यह पड़ेगा कि हिस्टोरिकली जो पर्सोना जिससे पर्सन शब्द निकला है ये पर्सोना शब्द या प्रोसोपोन शब्द ये किस बात के लिए यूज हुए, वहीं से व्यक्ति की संकल्पना निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को जब हम अध्ययन शुरू करते हैं, किसी भी बात का अध्ययन शुरू करते हैं तो सबसे पहले नाम, इससे अध्ययन शुरू होता है कि किसी भी चीज का कोई नाम रखा गया तो नाम रखने के पीछे भी, ठीक है, कुछ ना कुछ बात होती है। नाम फालतू नहीं रखे जाते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति को अंग्रेजी में पर्सन कहा है। पर्सन शब्द कहां से आया? पर्सोना से, प्रोसोपोन से। पर्सन उसे कहा गया लैटिन भाषा में और प्रोसोपोन उसे कहा ग्रीक भाषा में। तो ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा में पर्सन या प्रोसोपोन इससे क्या अभिव्यक्त होता था, सबसे पहले इस चीज को देखेंगे। और जब हम इस चीज को देखेंगे तो हम पाएंगे कि पर्सन या प्रोसोपोन वहां कर रहे थे एक मुखौटे को, जिसे अंग्रेजी में मास्क, मुखौटे को मास्क ये भी कहते हैं। और इस पर्सन ये प्रोसोपोन जिसकी हिंदी मुखौटा है, ये वहां पहनता कौन था? सामान्य जनता नहीं। ये सामान्य जनता नहीं पहनती थी, इसे ड्रामे के कलाकार ये पहनना।
और जब ड्रामे के कलाकार पहनना है, तो आप जानते हैं कि ड्रामे का कलाकार किसी भी मुखौटे को पहनकर उस मुखौटे से जो अभिव्यक्त है उसके गुणों को, ठीक है, मंच पर जीता है, वो ऐसे प्रदर्शित करता है मानो वो नहीं है जो भगवान ने उसे बनाकर भेजा है, वो नहीं है, बल्कि वो है जिसकी भूमिका को वो जी रहा है, ठीक है, वो उसको मानता है, ऐसे प्रदर्शित करता है मानो वो है जिस भूमिका का निर्वहन वो कर रहा है। अमिताभ बच्चन फिल्म के पर्दे पर हैं, एंग्री यंग मैन की भूमिका को जी रहे हैं, तो तुम्हें वो अमिताभ बच्चन नहीं है, वो ये एंग्री यंग मैन की भूमिका को जी रहे हैं। तो प्रारंभिक तौर पर, ठीक है, इस मुखौटे को ही व्यक्ति कहा गया। पर्सन किसे कहा गया? इस मुखौटे को, और इस मुखौटे के साथ उसकी भूमिका जुड़ी है, ठीक है, जिसका प्रतिनिधित्व यह मुखौटा कर रहा है, उसकी भूमिका जुड़ी है। यानी हिस्टोरिकली हम देखें तो पर्सन शब्द भूमिका का प्रतीक बन गया। पर्सन कौन है? भूमिका। यह व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति जिसे ईश्वर ने व्यक्ति के रूप में भेजा है वो नहीं है। ये इसका गुण ये ले लिया गया, ठीक है। ये पर्सन है कौन? भूमिका। भूमिका है पर्सन, मुखौटा है पर्सन, व्यक्ति नहीं है। डेवलपमेंट हुआ, अभी कानून की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सन कौन, कानून की नजर में पर्सन कौन होगा देख लेंगे। पर्सन कौन है? तो पर्सन है मुखौटा, और मुखौटा आवश्यक रूप से जुड़ा है उस भूमिका से, जो भूमिका उस पात्र के द्वारा, जिसका प्रतिनिधित्व मुखौटा कर रहा है, ठीक है ना, उस भूमिका को पर्सन कहा गया है, ठीक है। ये पर्सन हुआ। कालांतर में ये भूमिका और व्यक्ति दोनों मिला दिए गए। दो व्यक्ति जो हाड़ मास का व्यक्ति है। अब पर्सन का अर्थ यह हुआ कि वो हाड़ मास का व्यक्ति जो एक भूमिका को निभाने में सक्षम है। हाड़ मास का वो आदमी जो एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है। अब दो बातें हो सकती हैं। हाड़ मास का वो आदमी जो एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है और भूमिका का निर्वहन करना चाहता है। भाई दो बातें हो सकती हैं। हम एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है, लेकिन हम उस भूमिका का निर्वहन करना ही नहीं चाहते, ठीक है। दूसरा, हम भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम भी है और हम भूमिका का निर्वहन कर भी रहे, ठीक है। दो बातें हो सकती हैं। तीसरी बात यह हो सकती है कि हम भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप हमसे कह रहे हो कि भूमिका का निर्वहन हम करें। और चौथी बात हो सकती है कि हम भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम हैं, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन आप हमसे कह रहे हो इसलिए हम भूमिका का निर्वहन कर देंगे। बातें कुछ भी हो सकती है। फिर एक और बात हो सकती है, वो लोग, ठीक है, जो भूमिका का निर्वहन करने की इच्छा नहीं रखता है, वो ईश्वर की ओर से अक्षम है कि वो भूमिका का निर्वहन करने में अक्षम बनाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो प्राथमिक तौर पर बात है, जो सबसे पहली बार बात है, वो सबसे पहली बार बात यही है
कि पर्सन उस व्यक्ति को समझा गया जो भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम भी है और भूमिका के निर्वहन की इच्छा भी रखता है। अभी इस बात का प्रयोग कानून के क्षेत्रों में नहीं हो रहा। हमने आपसे लगातार बात की है कि किसी भी विषय में कोई विकास होगा, यह समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई विकास होगा, उसका प्रभाव समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको दिखाई देगा। हमने कहा था कि क्या हुआ, समानता एक विचार के रूप में समाज में प्रचलित हुई और यह समानता कैसी कायिक समानता है। और इस समानता की जो अवधारणा आई है ये किसके साथ, लेमार्क और डार्विन, इनके साथ आई है। लेमार्क और डार्विन ने व्यक्ति का अध्ययन शुरू किया और ये लोग जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये पाया कि प्रत्येक व्यक्ति ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन्होंने क्या किया, ठीक है, हर आदमी समान है, इस रूप में अपना सिद्धांत ये प्रतिपादित किया। और वो युग जिसमें लेमार्क और डार्विन आए वो वैज्ञानिक प्रगति का युग था। इसलिए क्या हुआ, एक अवधारणा समाज में प्रचलित हुई कि सभी लोग समान हैं, जबकि यह बात गलत है। सभी लोग समान है किंतु शरीर के स्तर पर, चेतना के स्तर पर सब समान नहीं है। चेतना के स्तर पर कोई ज्यादा जागृत और कोई कम जागृत, यह हो सकता है। हाँ, ये ठीक है कि शरीर के स्तर पर सभी ये समान है, ठीक है। तो चीजें शुरुआत में जब विकसित होती हैं तो बहुत प्रिमिटिव स्टेज से विकसित होना शुरू होती है। और यह भी बात ठीक है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी विकास होगा वो समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर देगा। लेमार्क और डार्विन ने यह बात कही कि शारीरिक स्तर पर सब समान है, इसने कानून के क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। और एक बात कही गई कि विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, ये सबको मिलेगा, कोई कैसा भी हो। तो ये जो समानता की अवधारणा है ये विज्ञान ने विकसित की और उस विज्ञान की अवधारणा को सभी विषयों ने स्वीकार किया। ऐसे ही ये पर्सन विकसित कहां हो रहा है, ड्रामा के क्षेत्र में। पर्सन व्यक्ति, इस संकल्पना का विकास कहां हो रहा है, पर्सन या व्यक्ति की संकल्पना का विकास चल रहा है नाटक के क्षेत्र में। और वहां पर्सन कहा किसको जा रहा है, उस भूमिका को कहा जा रहा है। और कालांतर में भूमिका और भूमिका का निर्वहन करने वाला, इसको एक कर दिया और यह माना कि जो एक भूमिका का निर्वहन करने की इच्छा रखता है यह पर्सन है, ठीक है। इस संकल्पना का विकास नाटक के क्षेत्र में हुआ है। लेकिन हमने कहा कि किसी भी क्षेत्र में विकसित होती कोई संकल्पना समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र को प्रभावित करेगी। हमने उदाहरण दिया लेमार्क और डार्विन का। उन्होंने जो विकास किया वो तो विज्ञान के क्षेत्र का है, लेकिन उसने कानून को प्रभावित न किया हो, कतई नहीं, वो प्रभावित किया है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी के साथ समानता का व्यवहार हो। क्यों हो? अरे जो ज्यादा संवेदनशील है वो तो नैतिकता से ही शासित हो जाएगा, उसके लिए कानून जरूरत थोड़ा ही है। लेकिन कानून सबके साथ समानता का व्यवहार कर रहा है, यह मानकर कि सभी व्यक्ति कायिक रूप से समान है। तो एक क्षेत्र का विकास
हर विषय को प्रभावित करेगा और हर क्षेत्र को प्रभावित कर देगा। ड्रामा, नाटक के क्षेत्र में व्यक्ति की संकल्पना का विकास हो रहा है और प्रारंभतः व्यक्ति या पर्सन उसको समझा जा रहा है जो भूमिका ड्रामा के कलाकार के द्वारा निर्वहन की जा रही है, उस भूमिका को माना जा रहा है। इस संकल्पना का प्रयोग कानून की फील्ड में भी हुआ और कानून की फील्ड में हमने व्यक्ति उसे कहा जो कानून द्वारा निर्धारित भूमिका निर्वाह करने में न सिर्फ सक्षम था बल्कि कानून द्वारा निर्धारित भूमिका को निर्वाह करने की इच्छा यह भी रखता था। प्रारंभिक तौर पर व्यक्ति की संकल्पना का विकास यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, जो हम ये जानते हैं कि पिता की भूमिका का निर्वाह वो भी कर सकता है जो पिता नहीं है। पिता होना ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है, और पिता की भूमिका का निर्वाह करना ये एक सोशियोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, दत्तक पिता ये सोशियोलॉजिकल फैक्ट के आधार पर पिता की भूमिका का निर्वाह कर रहा है, यद्यपि वो पिता नहीं है। ठीक है, ये बात कहां से आई? वहीं से आई। ठीक है, क्योंकि नाटक में वो व्यक्ति ठीक है नहीं है जिसकी भूमिका का वो निर्वहन कर रहा है, लेकिन भूमिका का निर्वहन कर रहा है इसलिए हम मान रहे हैं कि वो व्यक्ति। ठीक है ना, इसके मतलब यहां से हमें एक सीख मिली। यहां से हमने ये सीखा कि जीवन में किसी भूमिका का निर्वहन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप वाकई वही हो, ठीक है, जिसकी वो भूमिका है। हमने ये सीखा ना नाटक की फील्ड से, और ये तत्वमीमांसीय अध्ययन हुआ। हमने क्या सीखा नाटक से? हमने ये सीखा कि भूमिका के निर्वहन के लिए जिसकी भूमिका है आपको स्वयं वो होना जरूरी नहीं है। आप स्वयं वो हुए बिना अगर उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं तो भी आप वो पर्सन, वो व्यक्ति माने जा सकते। ठीक है ना, इस विकास ने जो ड्रामा के क्षेत्र में हुआ, कानून के क्षेत्र में काम करना शुरू किया और कानून के क्षेत्र में व्यक्ति संकल्पना इस रूप में अस्तित्व में आई कि जो अधिकार और कर्तव्य को धारित कर सकता है, ठीक है, और अधिकार और कर्तव्य को धारण करके उन अधिकार और कर्तव्यों के द्वारा जिस भूमिका का निर्वहन किया जाना चाहिए उस भूमिका का निर्वहन कर सकता है। ठीक है, वो व्यक्ति हो सकता है कानून की निगाह में। वो मनुष्य है जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां भी आपका वो होना जरूरी थोड़ा ही है जिसकी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु बन गए श्री कृष्णा सीरियल में, तो तुम्हारा भगवान विष्णु होना जरूरी है। बिना भगवान विष्णु हुए तुम भगवान विष्णु नहीं हो सकते। अगर उनकी भूमिका का निर्वहन कर रहे हो तो संबंधित सीरियल में भगवान विष्णु ही तुम्हारे जाओगे। इस रीजनिंग को हमने उठाया। व्यक्ति की संकल्पना का विकास कैसे हुआ है? हिस्टोरिकली वो व्यक्ति जो विधिक कर्तव्यों और अधिकारों का धारक हो सकता है, क्योंकि आज जब हम व्यक्ति को देखेंगे तो केवल मानव प्राणी यही विधिक व्यक्ति हो, ऐसी बात नहीं है। मानव प्राणियों से अन्यथा भी लोग विधिक व्यक्ति हैं।
और कतिपय दशाओं में मानव प्राणी मरने के बाद भी विधिक व्यक्ति रहेगा। कतिपय दशाओं में पशु विधिक व्यक्ति मान लिए जाएंगे। कतिपय दशाओं में कृत्रिम व्यक्तित्व, आर्टिफिशियल, जिसमें जान ही नहीं है, वो विधिक व्यक्ति माना जाएगा। आप मर गए, कहा क्या जाता है? फलाने चले गए, फलाने नहीं रहे। जब नहीं रहे तो ये इसका मतलब यह हुआ कि अब जो चले गए या जो नहीं रहे उनका कोई अधिकार ये नहीं हो सकता, उनका कोई कर्तव्य भी नहीं हो सकता, लेकिन उनका अधिकार है वसीयत के रूप में। उनकी इच्छा जो उनकी संपत्ति के संबंध में है वो लागू की जा रही है। आईपीसी में हम लोगों ने पढ़ा कि मृतक व्यक्ति की मानहानि ये हो सकती है। आईपीसी में हमने ये भी पढ़ा था कि मृतक व्यक्ति का जो शव है उसका अवमान अगर आपने किया तो दंडित होंगे आप। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई किसी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सक्षम है तो वो मानव प्राणी है या नहीं, इससे भी मतलब नहीं। हमने नाटक के फील्ड से क्या सीखा कि भूमिका इंपॉर्टेंट है, भूमिका इंपॉर्टेंट है, और भूमिका का निर्वहन करने में जो व्यक्ति जो सक्षम है उसे वहां व्यक्ति माना है। उसी रीजनिंग का हमने उपयोग किया। हमने भी कानून में व्यक्ति सिर्फ मानव प्राणी को नहीं माना। ठीक है, देखिए हम इतने अकस्टम्ड हैं कि व्यक्ति ये शब्द जैसे ही उच्चारित होता है वैसे ही हमारे ध्यान में मानव प्राणी आता है। हम ये मानकर चलते हैं मानव प्राणी के बारे में बात चल रही है। देखिए कानून की फील्ड में जब हम व्यक्ति शब्द का उपयोग करेंगे तो आवश्यक नहीं है कि उससे मानव प्राणी अभिप्रेत हो, उससे मानव प्राणी। जब चिकित्सा की फील्ड में हम व्यक्ति शब्द का उपयोग करेंगे तो वहां उस शब्द का या उस कॉन्सेप्ट का अर्थ बदल जाएगा। वहां मानव प्राणी यही उस कॉन्सेप्ट से आश्रित होगा। लेकिन कानून में जब हम व्यक्ति शब्द का उपयोग करेंगे तो उससे मानव प्राणी ही अभिप्रेत हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, कानून की फील्ड में व्यक्ति उसे कहेंगे जो एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है। ठीक है, वो मनुष्य है, मनुष्य नहीं है। ठीक है, कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम व्यक्ति मानेंगे कानून की फील्ड में। ठीक है, हर विषय में या हर विषय के मानने वालों के लिए प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। हम लोगों ने देखी थी ये बात जब हम लोगों ने आईपीसी में धारा 84 पढ़ी थी। सेक्शन 84 विकृत चित्त को परिभाषित कर रहा है। और विकृत चित्त क्या कह रहा है? वो कहता है कि काम के किए जाने के समय जो कार्य की प्रकृति नहीं जानता और कार्य का दोषपूर्ण होना यह भी नहीं जानता, दोनों ही बातें नहीं जानता, वो आदमी विकृत चित्त है। और कंजंक्शन का प्रयोग उसने किया है, आर कंजंक्शन का प्रयोग नहीं है। उसने कहा एंड, कार्य की प्रकृति नहीं जानता, मीनिंग दे रहा है। वो नहीं जानता कि कार्य फायदेमंद है या नुकसानदेह, नेचर ऑफ एक्ट नहीं जानता है वो। ठीक है, उदाहरण दिया उसने, सिर काट दिया है,
अपने मित्र का, और वहीं बैठा है। इसके मतलब दोषपूर्ण होना भी नहीं जानता, ये नहीं जानता है कि हमने गलत किया है, क्योंकि मानव स्वभाव है, गलत करेगा तो भागेगा। ये वहीं बैठा है, इसके मतलब इसे कोई अंदाजा नहीं है कि इसने क्या किया है। कार्य का दोषपूर्ण होना नहीं जानता। इसके अलावा ये कार्य की प्रकृति को भी नहीं जानता, क्योंकि जब इससे पूछा जा रहा है क्यों तुमने इसका सिर काटा, तो ये कहता है कि जब ये उठेगा, अपने सिर को ढूंढेगा, तो बड़ा आनंद आएगा। ये नहीं जानना है कि इतना, ठीक है, नुकसानदेह काम है इस आदमी के लिए, ये अब उठेगा ही नहीं कभी भी। ये व्यक्ति पागल है कानून की नजर में, ठीक है। ये कार्य की प्रकृति को भी नहीं जानता और कार्य के दोषपूर्ण होने को भी नहीं जानता। बच्चा, ठीक है, कार्य के दोषपूर्ण होने को भले ही ना जानता हो, लेकिन प्रकृति जानता है। आपके जब वो नाराज होता है थप्पड़ चलाता है, वो दोषपूर्ण होना नहीं जानता, ये गलत है, लेकिन प्रकृति जानता है कि पीड़ादायक है, ठीक है ना। तो कार्य की प्रकृति और दोषपूर्ण होना दोनों में खत्म हो, तब एक ज्यूरिस्ट की नजर में एक व्यक्ति पागल है डिसाइड कितना हुआ, तो मैकनॉटन। डॉक्टर की नजर में कौन पागल है? या तो कार्य की प्रकृति नहीं जानता, और या उसका दोषपूर्ण होना नहीं जानता, ठीक है। कार्य की प्रकृति को नहीं जानता तब भी पागल है, और कार्य का दोषपूर्ण होना नहीं जानता तो भी पागल है। दोनों ही दशाओं में पागल है, ठीक है। तो चिकित्सक की नजर में पागल, और इसीलिए 84 में कहते हैं कि चिकित्सीय नहीं, व्यक्ति में कैसी उन्मत्तता होनी चाहिए? विधिक उन्मत्तता। व्यक्ति में अगर विधिक उन्मत्तता है तो ही वो, ठीक है, दोष इससे बच सकेगा, दायित्व से बच सकेगा। अगर उसमें चिकित्सीय उन्मत्तता है तो वो विधिक दायित्व से बच नहीं सकेगा। मैकनॉटन के लॉज या मैकनॉटन के नियम जिस मुकदमे में आए थे उसको सजा हुई थी, ठीक है, क्योंकि उसने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पर गोली चलाई थी, इसलिए कि मेरे सारे दुखों के कारण इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ये सोच पागलपन की सोच हो सकती है, लेकिन वो कार्य का दोषपूर्ण होना और कार्य की प्रकृति जानता था, वो प्रतिहिंसा की भावना से ग्रसित है, इसलिए कार्य की प्रकृति को जानता है, गोली चला रहा है, वो अपनी प्रतिहिंसा की भावना को संतुष्ट करना चाहता है, इसलिए ये बिल्कुल तय है कि वो कार्य की प्रकृति भी जानता है, और चूंकि भागा है उस स्थान से, इसलिए दोषपूर्ण है ये काम, ये भी जानता है। ऐसे कह देने भर से कि फलाने पागल है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको कि कार्य के किए जाने के समय वो इन दोनों बातों को नहीं जानता था, तब विधिक रूप से व्यक्ति उन्मत्त है। तो हम सिर्फ यहां पर यह क्लियर करना चाहते हैं कि विभिन्न विषयों में शब्दों के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। शब्द का एक अर्थ ये एक जगह पर हो सकता है, और शब्द का दूसरा अर्थ दूसरी जगह पर हो सकता है। यह भी संभव है कि शब्द एक विषय में एक अर्थ में समझा जाए और दूसरे विषय में दूसरे अर्थ में समझा जाए, दोनों बातें हो सकती। शब्द विभिन्न अर्थ दे सकता है संदर्भ और परिस्थिति के मुताबिक, और शब्द विभिन्न विषयों में अलग अलग अर्थ ये भी दे सकता है। हमने आपको उदाहरण दिए थे कई, हमने कहा था जैसे राम नाम सत्य है, इसमें क्या गलत है? ना राम गलत है, ना सत्य गलत है, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी एक विशेष परिस्थिति इसमें प्रयुक्त होते होते इन शब्दों ने स्वयं में ऐसा अर्थ ग्रहण कर लिया है
कि जैसे ही इस शब्द का उच्चारण आप सुनते हैं, दृश्य को देखे बिना आप ये समझ जाते हैं कि शव यात्रा जा रही है। इसके लिए देखने की जरूरत नहीं है। शब्द ने स्वयं शव यात्रा के जाने का अर्थ ग्रहण कर लिया है। इसके लिए दृश्य को देखना जरूरी नहीं बचा, बस मात्र उच्चारण सुना और बात खत्म हो गई। ऐसे ही विभिन्न विषयों में शब्दों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। तो ड्रामा के क्षेत्रों में व्यक्ति शब्द का विकास हुआ, और ड्रामा के क्षेत्र में व्यक्ति शब्द का जो विकास वो भूमिका के संदर्भों में हुआ है। ठीक है, व्यक्ति उस भूमिका को कहा गया जिसका निर्वहन संबंधित मानव प्राणी कर रहा था। कालांतर में इस मानव प्राणी के लिए व्यक्ति शब्द का प्रयोग हो गया, तो फिर दोनों बातें एक साथ मिल गई, अर्थात ऐसा मानव प्राणी जो एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है। इस ढंग से व्यक्ति की संकल्पना ये अस्तित्व में आने लगी, कहां? ड्रामा के क्षेत्र में। इस संकल्पना, क्योंकि एक क्षेत्र में संकल्पना का विकास होगा, अन्य क्षेत्र प्रभावित होंगे। इस क्षेत्र में संकल्पना का विकास हुआ, ड्रामा की फील्ड में प्रभावित हुआ कौन सा? विधिक क्षेत्र। और विविध क्षेत्रों में यह पाया गया कि वो व्यक्ति जो कानून में एक भूमिका का निर्वहन कर सकता है, इस आदमी को, इस मानव प्राणी को हम व्यक्ति कहेंगे। एक और सोचने का एस्पेक्ट ध्यान में आया कि कोई भी जो कानून में एक भूमिका का निर्वहन कर सकता है वो व्यक्ति हो सकता है। दो बातें अस्तित्व में आ गई ना। एक, वो मानव प्राणी जो एक भूमिका का निर्वहन कर सकता है, वो मानव प्राणी कानून में व्यक्ति माना जा सकता है या व्यक्ति माना जाएगा। विकास हुआ, ध्यान में आया कि अगर कोई ऐसा है जो कानून में भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता, ठीक है, तो क्या वो व्यक्ति नहीं है, जबकि वो मानव प्राणी के रूप में जन्मा है। फिर और विकास हुआ, सोच का स्तर और आगे बढ़ा, और फिर ये सोच आई, क्योंकि देखा यह गया कि कानून में, कानून द्वारा निर्धारित संपूर्ण भूमिका, इसका निर्वहन करने में भले ही एक मानव प्राणी सक्षम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो कुछ भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है तो भी उसे व्यक्ति मान लिया। तो फिर एक बात और निकल कर आई कि अगर कोई ऐसा भी है जो मानव प्राणी के रूप में सामने नहीं है, लेकिन वो कानून में एक भूमिका का निर्वहन कर सकता है, तो उसे भी हम व्यक्ति मानेंगे। ठीक है ना, भले ही वो मानव प्राणी के रूप में सामने नहीं, यानी भूमिका के सापेक्ष व्यक्ति की संकल्पना का विकास ये हुआ। लेकिन प्रारंभ हमेशा कैसे होता है? प्रारंभ हमेशा बहुत मोटे तौर पर होता है। किसी भी बात का प्रारंभ हो, बहुत ही मोटे तौर पर प्रारंभ होता है। धीमे धीमे क्या होता है कि बात में सुधार, क्योंकि जैसे जैसे अनुभव आते हैं वैसे वैसे आपकी बात बदलती है। आपका, कहते ना, मैच्योरिटी धीमे धीमे आती है। और मैच्योरिटी आने का मतलब क्या होता है? मैच्योरिटी आने का मतलब होता है कि आपकी बात धीमे धीमे सुधरती जा रही है। अब जो व्यक्ति की संकल्पना का विकास ये शुरू हुआ था, ये व्यक्ति वो है जो एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है। वो मानव प्राणी जो एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है, भले ही वो जिसकी भूमिका का निर्वहन कर रहा है वो नहीं है वो, लेकिन इस भूमिका को पर्सन कहा जाएगा।
ठीक है। और चूंकि ये भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है, तो भले ही इस समय ये किसी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है, भाई हर समय वो भूमिका का निर्वहन ही थोड़ा करता रहेगा। ड्रामा का कलाकार, ठीक है, ड्रामा का कलाकार हर समय भूमिका का निर्वहन तो नहीं करेगा, व्यक्तिगत जीवन भी जिएगा ना, ठीक है। लेकिन चूंकि वो भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है, वो इस विशेष गुण से युक्त हो गया, इसलिए वो पर्सन हर क्षण बना रहेगा, ठीक है ना। पर्सन होने की योग्यता ये उसमें हर समय विद्यमान रहेगी। और पर्सन होने की योग्यता उसमें हर समय विद्यमान क्यों रहेगी? इसलिए कि भले ही वो इस समय किसी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा, लेकिन अगर उससे कहा जाए भूमिका का निर्वहन करो, तो भूमिका का निर्वहन वो कर सकता है, ठीक है ना। तो शुरुआत में भूमिका को पर्सन कह रहे हैं, बात का विकास होना शुरू हो गया है, और बात का विकास होने के कारण से अब जो परिभाषा आ रही है, वो परिभाषा क्या आ रही कि जो भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है वो पर्सन है, ठीक है ना। पर्सन कौन बन गया आके? वो आदमी पर्सन बन गया जो एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है। आप एक्टर नहीं हो क्योंकि आप एक्टिंग नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन एक्टर हैं, भले ही वो एक्टिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो उनकी एक्टिंग की योग्यता है वो तो नहीं खो जाती, जो उनका अभिनेता का लक़ब है वो तो उन्हें उस योग्यता से मिला है ना, जो योग्यता उनके पास है। तो पर्सन जो संकल्पना है, इसका विकास नाटक के क्षेत्र में हुआ, और प्रारंभिक तौर पर पर्सन उस भूमिका को माना गया जिस भूमिका का निर्वहन नाटक का कलाकार कर रहा था। लेकिन फिर ध्यान में आया कि नाटक का कलाकार इस भूमिका का निर्वहन कर रहा है, लेकिन नाटक का कलाकार जिसकी भूमिका का निर्वहन कर रहा है वो नहीं है, ठीक है ना। और भूमिका को पर्सन कहा गया क्योंकि भूमिका के लिए शब्द पर्सोना यही था, ठीक है ना। भूमिका के लिए शब्द पर्सोना ही था, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में प्रोटोकॉल पर्सोना। तो भूमिका को पर्सन ये कहा। अच्छा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो मानव प्राणी जो भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है, तो भले ही वो वर्तमान समय में किसी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा, लेकिन वो पर्सन है। क्यों? क्योंकि भूमिका का निर्वहन करने में वो सक्षम है। पर्सन की भूमिका का, यानी पर्सन होने के लिए वो सक्षम है। पर्सन होने में वो किसी प्रकार अक्षम नहीं है। ये बात ड्रामा में विकसित होती हुई पर्सन की संकल्पना को देखकर विद्वानों ने जान ली, और जब ये बात जान ली है तो कानून की फील्ड में उन्होंने इस संकल्पना को, इस बात को लागू किया, और उन्होंने कहा कि कानून में एक विशिष्ट भूमिका जो निर्वहन करने में सक्षम है उसे भी हम पर्सन मान लेंगे। और कानून में किसी भी भूमिका का निर्वहन, इसका मतलब यह हुआ कि वो जो कानूनी भूमिका है उसके अधिकार और कर्तव्यों का उपभोग, यही उसका मतलब हुआ। भाई कानून में किसी भूमिका का निर्वहन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही निकला कि वो कानूनी भूमिका जिसका निर्वहन आप कर रहे हो
वो कानूनी भूमिका जिस अधिकार और कर्तव्य का, ठीक है, उपभोग करती है, यह जिस कर्तव्य से आबद्ध होती है, उस अधिकार और कर्तव्य को आप धारित किए हुए हो, यही तो इसका मतलब निकलेगा। कानून में इसका उपयोग इस ढंग से किया गया और इसीलिए हम लोग सेक्शन 34 ये सारे पढ़ते हैं। सेक्शन 34 ये सारे क्या कहता है? आपकी जो विधिक हैसियत है, आपकी विधिक हैसियत, आपकी विधिक हैसियत मीनिंग देर भाई विधि में जिस भूमिका का निर्वहन आपको दिया गया है या जिस विधिक भूमिका के निर्वहन का आप दावा करते हो, ठीक है, आपके द्वारा वह विधिक भूमिका निर्वाह नहीं की जा सकती, इसलिए क्योंकि तुम उस विधिक भूमिका के योग्य नहीं हो। ऐसा अगर कोई कह रहा है तो आप अधिकृत घोषणा ये न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं कि हम इस विधिक भूमिका के योग्य हैं, इस विधिक भूमिका के निर्वहन के योग्य हैं। इसलिए आप ये घोषणा प्राप्त नहीं कर सकते न्यायालय से कि हम अपने पिता के पुत्र हैं या नहीं। आप इस बात की विधिक घोषणा प्राप्त कर सकते हैं कि हम अपने पिता के धर्मज पुत्र हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि धर्मज पुत्र होना अलग बात है। धर्मज पुत्र कानूनी हैसियत है और पुत्र सोशलॉजिकल हैसियत है, और सोशलॉजिकल भी नहीं कहें, बायोलॉजिकल हैसियत है। पुत्र तो जीव वैज्ञानिक हैसियत है, बायोलॉजिकल फैक्ट पर आधारित है, जबकि धर्मज पुत्र ये कानूनी हैसियत है, ठीक है। तो कानून में आप अगर एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है तो आप कानून की नजर में व्यक्ति हो सकते हैं। और यह कॉन्सेप्ट कहां से आया? ड्रामा की फील्ड से, क्योंकि ड्रामा में व्यक्ति उसको कहा जो एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम था। इसलिए कानून में भी हमने व्यक्ति उसी को कहा जो कानूनी भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम था। और कानूनी भूमिका, इसका निर्वहन करने का अर्थ ही एक है, और वो अर्थ क्या है? कानून द्वारा उस भूमिका के लिए जो अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए उनका उपभोग और उन कर्तव्यों से बाध्य अगर कोई है तो भले ही ड्रामा के कलाकार की भांति वो व्यक्ति है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसे कानून में वही व्यक्ति मानेंगे जिस भूमिका का निर्वहन वो कर रहा है। अभी उदाहरण हमने दिया, कोई किसी का पिता है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कानून किसी को किसी के पिता के रूप में मान्यता दे रहा है या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। कानून में जो एक्चुअल बायोलॉजिकल फादर है वो एक और बैठ जाएगा, उसे कोई हक नहीं मिलेगा। हक किसे मिलेगा? दत्तक पिता को। दत्तक पिता पिता नहीं है उसका, लेकिन कानून संबंधित बच्चे के, संबंधित अपत्य के पिता के रूप में जिन अधिकारों और कर्तव्यों का उपभोग किया जाना है उसके लिए बायोलॉजिकल फादर को नहीं, उसके सोशलॉजिकल फादर यानी एडॉप्टेड फादर को, ठीक है, सक्षम ये स्वीकार कर रहा है। ये मरेगा तो इसकी जो बायोलॉजिकल मां होगी उसे कुछ नहीं मिलेगा। हिंदू ना, अगर ये हिंदू होगा अपत्य, और गोद की संकल्पना तो हिंदुओं के साथ ही है, गोद की संकल्पना मुसलमानों में है ही नहीं। एडॉप्शन मुसलमानों में संभव नहीं है। और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट की आप बात करेंगे तो वहां मुसलमान के अलावा हर कोई एडॉप्शन कर सकता है, इसलिए उसकी बात भी नहीं होगी।
एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट हिंदुओं में ही है। तो अगर एडॉप्टेड चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं तो हिंदुओं के संबंध में बात कर रहे हैं, यह कहना अनावश्यक है। तो कर ही रहे, यह अपत्य है। अगर मरता है तो इसकी संपत्ति हिंदू लॉ की, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो शेड्यूल दी गई है उसकी फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक इसकी मां को जाएगी अगर ये पुरुष है, ठीक है। और मां को गई तो कौन सी मां? वो मां नहीं जो वास्तव में मां है, वो मां जो मां की भूमिका का निर्वहन कर रही है कानून की दृष्टि में। अर्थात कानून मां के अधिकार और कर्तव्य जिस पर अधिरोपित कर रहा है वो इसकी मां है। तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि कानून की निगाह में व्यक्ति या पर्सन वो व्यक्ति है जो कि मानव प्राणी हो भी सकता है और मानव प्राणी नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कानून की निगाह में एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है, इस कारण से कि कानून उस भूमिका के लिए आवश्यक अधिकार और कर्तव्य उसे देता है, तो ये व्यक्ति भले ही कोई और व्यक्ति हो, कानून की निगाह में वो व्यक्ति समझा जाएगा, ठीक है, जिसके अधिकारों और कर्तव्यों का ये उपभोग कर रहा है, अर्थात जिसकी भूमिका का ये निर्वहन कर रहा है। और ये स्थिति आप समाज में भी देखते हैं, कहते हैं हमारे धर्म पिता हैं ये, ठीक है, हमने पिता जैसे है मेरे, वो पिता की भूमिका का निर्वहन कर, पिता की भूमिका पोषण की भूमिका है। तो कानून की निगाह में व्यक्ति वो, और इस संकल्पना का विकास होकर कहां से आया? नाटक की फील्ड। और नाटक की फील्ड से इसका विकास होने के कारण जो एक लाइन में बात कही जाती है, वो एक लाइन में बात यह है कि कानून की निगाह में व्यक्ति कौन? वो जो अधिकार और कर्तव्य को धारण करने में सक्षम है, ठीक है। एक लाइन में बात ऐसे बोली जाती है कि वो जो अधिकार और कर्तव्य का धारक हो सकता है वो व्यक्ति है। जैसे नाटक में जो एक भूमिका का निर्वहन कर सकता है वो व्यक्ति है, ठीक है ना। ऐसे ही कानून में जो एक भूमिका का निर्वहन कर सकता है, अर्थात उस भूमिका के लिए आवश्यक अधिकार और कर्तव्यों का धारक हो सकता है, वो व्यक्ति है। और इस परिभाषा की स्थापना, ठीक है, ये इसी ढंग से हुई है, ये इसी ढंग से स्थापित हुआ। और आप एक लाइन में बोल देते हैं कि कानून में उसे हम व्यक्ति की मान्यता देंगे जो अधिकार और कर्तव्यों का धारक हो सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अधिकार और कर्तव्यों को धारण करके उन अधिकार और कर्तव्यों के धारक के रूप में जो भूमिका का निर्वहन कर सकता है, बस वही कानून की निगाह में व्यक्ति है। अब सवाल यह है कि इस संकल्पना का, ये जो व्यक्ति संकल्पना उभर कर आई है, इसका मानव प्राणी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। कहने का अर्थ है इसका सिर्फ मानव प्राणी से ताल्लुक है, यह कहना गलत है, क्योंकि आप फिर बात को अशुद्ध कर देंगे। बात एकदम शुद्ध रूप में जो निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि कानून इसके क्षेत्र में जो एक भूमिका का निर्वहन कर सकता है, इसमें मानव प्राणी आया ही कहां? इसमें मानव प्राणी तो नहीं आया। यह ठीक है कि नाटक जहां से यह बात शुरू हुई थी
वहां मानव प्राणी के संदर्भ में ही शुरू हुई थी, लेकिन हमने उस तर्क को पकड़ा, ठीक है, और उस तर्क के आधार पर, ठीक है, और मानव प्राणी के संदर्भ में शुरू हुई। यह कहना भी बहुत प्योर बात नहीं, क्योंकि वहां भी बात शुरू हुई थी भूमिका के संदर्भ में, और भूमिका मानव नहीं थी। कम से कम वहां भी किसके संदर्भ में शुरू हुई थी? भूमिका के संदर्भ में। वो जो ड्रामा का कलाकार था, वो जिस भूमिका का निर्वहन कर रहा था, उसे पर्सन या व्यक्ति ये कहा था। तो भूमिका ये तो मानव प्राणी नहीं थी, ठीक है। यहां से हमें यह भी सीख मिली कि सब, ठीक है, भूमिका और मानव प्राणी इसका परस्पर कोई संबंध नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर तो भूमिका को कहा पर्सन, कालांतर में इस भूमिका का निर्वहन करने में जो सक्षम मानव प्राणी था उसको कहा, ठीक है। लेकिन हमने तर्क की बात वहां से उठाई और यह कहा कि एक भूमिका इसका निर्वहन करने में जो सक्षम है वो व्यक्ति है, क्योंकि नाटक की फील्ड में जिन भूमिकाओं का निर्माण किया जाना था वे मानव प्राणी द्वारा ही, ठीक है, निर्वाह की जा सकती थी। इसलिए वहां नाटक की फील्ड में, ठीक है, मानव प्राणी के संदर्भ में भूमिका और भूमिका के संदर्भ में मानव प्राणी, इसको देखा गया। और वहां पर्सन उसे कहा गया जिसे हमारे यहां एक्टर ये कहा जाता है, ठीक है ना। उसे पर्सन कह दिया जो भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है। लेकिन कानून जो अधिकार और कर्तव्य दे रहा है, ठीक है, वे जरूरी नहीं मानव प्राणियों के संबंध में ही हो, क्योंकि जो मर गया वो मानव प्राणी नहीं है। मानव प्राणी तभी तक है जब तक वो मरा नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी मानव प्राणी कुछ अधिकारों का धारक ये माना जा रहा है। राज्य मानव प्राणी नहीं है, लेकिन राज्य के अगेंस्ट अपराध ये भी है, राजद्रोह, और राज्य आपको व्यक्ति की तरह दंडित करेगा, मानो आपने उसी के प्रति अपराध किया। राज्य आपके प्रति दीवानी, ठीक है, दायित्व के अधीन, यह भी है। हम लोगों ने प्रत्यात्मक दायित्व से संबंधित सिद्धांत पढ़े, और राज्य ये व्यक्ति तोड़े। इसका मतलब यह हुआ कि कानून की फील्ड में जब हम लोग बात करेंगे तो मानव प्राणी के संबंध में नहीं देखेंगे, बल्कि इस ढंग से बात करेंगे कि वो मानव प्राणी है या मानव प्राणी नहीं है। इससे मतलब नहीं है, बस वो कानून में एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है। फैक्ट्री मानव प्राणी नहीं है, लेकिन कानून में एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है। निगम मानव प्राणी नहीं है, राज्य मानव प्राणी नहीं है, म्युनिसिपैलिटी मानव प्राणी नहीं है, ठीक है। सीलिंग या जेडे, वहां परिवार ये यूनिट मानी है। मानव प्राणी का संगठन है वो, परिवार मानव प्राणी नहीं है, मानव प्राणियों का संगठन है। और वो चूंकि एक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम है, इसलिए हमने उसे भी व्यक्ति माना है। एक भूमिका, और एक भूमिका का निर्वहन करने में वही सक्षम हो सकता है जिसके पास उस भूमिका का निर्वहन करने के कानूनी अधिकार और कानूनी कर्तव्य है। तो अगर एक लाइन में हम बात कहें कि कानून की निगाह में व्यक्ति कौन, तो कानून की निगाह में व्यक्ति वो है जो कानूनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, अर्थात कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों और कर्तव्यों का धारक हो सकता है, वो व्यक्ति है, ठीक है। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे। और अब जो बात चलेगी वो व्यक्ति की परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों ने दी है। वे तो व्यक्ति की संकल्पना का एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन, पर्सनालिटी या पर्सन के कॉन्सेप्ट का।
और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, क्यों आया, इसे पर्सन कहां क्यों गया, ठीक है। व्यक्ति की संकल्पना का परिचय यह दिया गया, ऐसे बात कर सकते। अब डेफिनेशन पर बात चलनी शुरू होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन वो भी हमेशा जब भी आप किसी चीज को परिभाषित करना शुरू करते हैं तो जो प्रारंभिक बात होती है वो बड़ी मोटी बात होती है। तो जब हम व्यक्ति की संकल्पना को परिभाषित करना शुरू करेंगे तो बड़ी मोटी इच्छा के सिद्धांत से शुरू होगी कि इच्छा के सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति की व्याख्या। क्यों? क्योंकि नाटक की फील्ड में भी क्या हुआ था, जो एक भूमिका का निर्वाह कर सकता था, एक बात, यानी व्यक्ति वो हो सकता है जिसमें भूमिका का निर्वहन करने की क्षमता हो। दूसरी बात, उसमें भूमिका का निर्वहन करने की क्षमता है लेकिन भूमिका का निर्वहन करने की इच्छा ही नहीं है, ठीक है। और प्रारंभिक तौर पर जो देखा गया था, वो व्यक्ति, वो ड्रामा का कलाकार जो भूमिका का निर्वहन कर रहा है, वो है व्यक्ति। कौन है व्यक्ति? जो भूमिका का निर्वहन कर रहा है, यानी जिसमें क्षमता भी है और जिसमें इच्छा भी है। प्रारंभिक तौर पर व्यक्ति किसे समझा गया? नाटक की फील्ड में प्रारंभिक तौर पर व्यक्ति उसे समझा गया जिसमें भूमिका का निर्वहन करने की क्षमता भी है और भूमिका का निर्वहन करने की इच्छा भी है। क्योंकि अगर इच्छा नहीं है तो वो भूमिका का निर्वहन करेगा कैसे, भले ही सक्षम हो, ठीक है ना। तो जब हम कानून की फील्ड में बात करना शुरू करेंगे तो प्रारंभिक तौर पर चूंकि हम वहां प्रभावित होंगे नाटक के क्षेत्र से, तो यहां भी हम पूर्णतः उसका प्रभाव देखेंगे और हम ये पाएंगे कि प्रारंभिक तौर पर जो व्यक्ति की व्याख्या हुई वो इच्छा के सिद्धांत के आधार पर, अर्थात कानून में व्यक्ति उसको माना जो भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम भी है और कानून में भूमिका का निर्वाह करने की इच्छा यह भी रखता है, ठीक है। तो इच्छा का सिद्धांत यहां से अस्तित्व में आना शुरू होगा और फिर इच्छा के सिद्धांत के अस्तित्व में आने के कारण कुछ समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं के समाधान पर जब बात शुरू होगी तो फिर आगे बात बढ़ती जाएगी और फिर बात कुछ ऐसे आगे बढ़ेगी कि मानव प्राणी ही नहीं तो वे लोग जो मानव प्राणी नहीं है किंतु कानून में भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, अर्थात कानून में भूमिका का निर्वहन करने वाले या करने लायक या करने के लिए आवश्यक अधिकार और कर्तव्यों के धारक ये हो सकते हैं, वे भी व्यक्ति हैं। इस बात को भी मान्यता कानून में मिलना शुरू हो जाएगी। तो कैसे होगा ये, इस पर हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, देखेंगे। कल से यथा